हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करके बताइए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस और नो। कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हाँ या ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्पीड से लिख दो, यस स्पीड से लिख दो एकदम। ऑडिट पढ़ेंगे बाबू, ऑडिट, धुआं उठा देंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब सेकंड काम, आप लोग आज की अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगेगी, बिना सोचे समझे लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। जितने व्यूअर्स उतने लाइक्स, बात खत्म। ठीक है जी, जल्दी से जो है वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, एकदम टकाटक टकाटक टकाटक। ओके, मैं 5 तक गिन रहा हूं, आप लोग लाइक करिए। 1 2 3 4 एंड 5। अरे अरे हाँ, चलो। अब एक खास बात और आप लोगों को बतानी है। वो बात ये कि आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। कल वाली क्लास पे क्या जाबड़ रिस्पांस दिया तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। बस अब भाई जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद फीडबैक भी दे दिया करो क्लासेस के नीचे, क्या सही लग रहा है, क्या सुधारूं और क्या करूं आप लोगों के लिए। 700-800 लोग देखते हैं और फीडबैक भाई साहब 7-8 लोग देखते हो। ऐसे क्यों करते हो, आलस मत किया करो, ठीक है। अब आज की कसम यह है कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो फुल ऑन पार्टिसिपेशन रखना है। अगर टीम देख रही है तो प्लीज एक बार सब बच्चे, एक बार टीम जो है सबको कंफर्म कर दे कि आज जूम पे सेशन नहीं है, आज जो है सेशन हमारा यूट्यूब पे ही हो रहा है। राइट, चलो जी। और हाँ जी, फीडबैक जरूर 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 दे दीजिएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब आज की बातचीत शुरू कर दें। बोल दो बेटा, बोल दो। चलो, आज मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूं कि किस प्रकार के सवाल जो हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में। राइट, बोलो हाँ के ना। चलो भाई, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग जल्दी से अपने आज के सेशन की। पहले मैं आप लोगों को कल की क्लास थोड़ी सी रिवाइज करा दूं। बोलो बेटा बोलो। यस सर यस, कल वाली क्लास अगर थोड़ी सी रिवाइज करा दोगे तो बात बन जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब बैच के बारे में कुछ बात ना करें बेटा। अब सीधा सीधा जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, सीधा सीधा पढ़ाई पे ध्यान दे। जल्दी बोलिए, शुरुआत की जाए। कम ऑन, जल्दी बोलिए। अखिलेश, मनीषा, गगन, महेंद्र, अनिरुद्ध, रजनीश, अभिनव। अब सीधा सीधा भाई साहब बिल्कुल पढ़ाई की बात करेंगे। आ जाइए मेरे साथ। तो हम लोगों ने कल शुरुआत करी थी बच्चों ऑडिटिंग की। अच्छा, ऑडिटिंग के साथ साथ बच्चों अब एथिक्स भी पढ़ने, वो नाम में चेंज कर दिया, बातें सारी वही पुरानी है, टेंशन मत लो। चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप, हमने सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया था, मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ा था। आई होप आप सबको याद है मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या था। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंटिटी कैसी, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो। और साथ साथ में याद रखिएगा कि भाई साहब लीगल फॉर्म कुछ भी हो और साथ साथ में याद रखिएगा कि उसका साइज कुछ भी हो, साइज डज नॉट मैटर। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आ जाओ, लो जी। और ऑडिट किया क्यों जाता है बेटा, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। मेरे साथ साथ, ओपिनियन किया क्यों जाता है, कम ऑन एवरीवन, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा जी, देन हमने बच्चों डेफिनेशन का एनालिसिस भी किया था। और डेफिनेशन का एनालिसिस क्या था, इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब है, जो कीवर्ड आपने ध्यान में रखना है, योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पर्सन। ओके, टीम से एक बार रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे एक बार अपडेट डाल दें कि भाई क्लास शुरू हो चुकी है, ज्वाइन कर लें। एक बार अपडेट जरा डाल दो, मैं भी डाल देता हूँ बेटा, मैं भी डाल देता हूँ। ऑडिट बैच, चलो एक बार मैं अपडेट डाल देता हूँ जल्दी से। ओके, हेलो हेलो हेलो, क्लास शुरू हो गई है, कहाँ हो तुम लोग, आ जाओ ज्वाइन कर लो। एक बार प्लीज इनके साथ लिंक भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास का जो ऑडिट बैच सीए इंटर न्यू सिलेबस का हमारा बैच बना हुआ है, उसके साथ प्लीज लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पे कर दिया है, आप लोग व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। टीम प्लीज, सुन रहे हो, हाँ जी, आ जाओ। तो हमने बात करी बच्चों कहाँ पे कि भाई हमने ये तीनों पॉइंट इसके पढ़ लिए थे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग कहाँ पे आए थे, इस डेफिनेशन को पढ़ते पढ़ते हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे चर्चा करी थी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे हमने क्या चर्चा करी थी, ये रहा।
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे हमने क्या चर्चा करी थी? ये रही बच्चों वो चर्चा जो हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे करी थी कि भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं एक एंटिटी के लिए, जो अकाउंटिंग सिस्टम से आती है और याद रखिएगा इवेंट और कंडीशंस के बारे में बताती है। और ये इवेंट्स और कंडीशन किससे रिलेट करते हैं? पास्ट से रिलेट करते हैं। हाँ जी, इवेंट्स और कंडीशन किससे रिलेट करते हैं? पास्ट से रिलेट करते हैं। डन, बोलिए। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया जाए, और नोट्स भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कर दी जाए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, और नोट्स भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। और ये कंपनी के रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन के बारे में जो है वो बताती है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हमने बात करी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस, वो क्राइटेरिया जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ACPD होता है। बोलिए क्या होता है? एवरीवन बोलिए क्या होता है? ACPD होता है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। मेरे साथ साथ क्या होता है बेटा? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। याद रखेंगे? कम ऑन, जल्दी बोलो। अच्छा जी, देन FRF के बदले बच्चों AFRF भी हमने पढ़ा। FRF के साथ हमने AFRF भी पढ़ा। AFRF क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बहुत सारी हैं, लेकिन जो अपने वाली है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाली है। याद रहेगा? यानी बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं, लेकिन जो अपने वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अपने वाले से मेरा क्या मतलब है? जो एंटिटी ने यूज किया है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो एक्सेप्टेबल है एज पर नेचर ऑफ एंटिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बोलो इन द चैट बॉक्स। यहां तक की बातें क्लियर हैं? जल्दी बोलो, एक एक वर्ड क्लियर है? प्रेरणा, अमृतोष, जीत, अयान, बहुत बढ़िया। अखिलेश, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब बच्चों, एप्लीकेबल FRF हमारा जो है वहां पे खत्म हो गया। फिर हमने बात करी थी कल एश्योरेंस के बारे में। चलो आओ रिवाइज कराता हूं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर जो है वो सब्जेक्ट मैटर पे अपना ओपिनियन देता है इंटेंडेड यूजर को। पार्टी कितनी होती थी? पार्टी कितनी होती थी बे? 3 पार्टी होती थी, याद करके बताइए। सबसे पहली पार्टी कौन सी होती थी? इंटेंडेड यूजर। फिर कौन होता था? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर कौन होता था? प्रैक्टिशनर। याद है बातें आप लोगों को? रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटेंडेड यूजर सब्जेक्ट मैटर को यूज करना चाहता है, और जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो सब्जेक्ट मैटर पे एविडेंस इकट्ठे करके ओपिनियन देता है, उसे सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करके। एविडेंस इकट्ठे करके ओपिनियन देता है, उसे सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करके। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, जल्दी बोलो। याद है ये बातें? 3 पार्टी हो गई। अपना प्रैक्टिशनर जो है सब्जेक्ट मैटर के लिए एविडेंस ऑब्टेन करेगा, उसे सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करके, और उस पे फिर जो है वो कौन डिसीजन लेगा? उस पे जो है इंटेंडेड यूजर डिसीजन लेगा। एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन के इनकरेक्ट होने के चांसेस इससे क्या हो जाते हैं? इंफॉर्मेशन के इनकरेक्ट होने के चांसेस इससे क्या हो जाते हैं? जल्दी बोलिए एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट। वेरी गुड कृपेश, सबसे पहले तुमने आंसर दिया। ये बात, शाबाश 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 शाबाश। चलो जी, आइए आगे बढ़ाएं गाड़ी को। रिवीजन हो गई? यस सर, आगे बढ़ाइए सर। चलिए, तो आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लीजिए आपके स्क्रीन पे। अच्छा सर, क्या हमें ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल, हर क्लास के बाद आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 1% भी स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने टेलीग्राम पे जो है इसका लिंक पहले से ही शेयर कर दिया था। हर क्लास के नोट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। चलो भाई आ जाओ, बात करते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड्स की। आज मैं स्टैंडर्ड्स का पहले एक बेसिक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात को। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक ओवरव्यू। भाई साहब, क्या आप चाहते हो हर ऑडिटर अपनी धुन में काम करे? हर ऑडिटर अपनी धुन में काम करे, जिसका जैसे मर्जी का मन करे वो वैसे काम करता रहे, जिसका जैसे मर्जी मन करे वो वैसे ऑडिट करता रहे? या आप चाहते हो कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? या आप चाहते हो कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? जल्दी बताइए, अपनी धुन में कि यूनिफॉर्मिटी? कम ऑन एवरीवन।
हम चाहते हैं कि भाई साहब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब जब आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हाँ जी, जब आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो आपको कोई ना कोई गाइडलाइन तो चाहिए होगी। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ऑडिटर्स के काम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, द ग्रेटेस्ट, द वन एंड ओनली, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, द ICAI इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। राइट, तो याद रखिए बच्चों कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो कौन लेके आया है? ICAI लेके आया है। और ICAI क्यों लेके आया है? ताकि ऑडिटर्स के काम में यूनिफॉर्मिटी जो है वो आ जाए। और याद रखिएगा, क्या ये स्टैंडर्ड्स ऑप्शनल है? मैंडेटरी है दोस्तों, मैंडेटरी है। मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं ये किसकी? ऑडिटर्स की। और याद रखिएगा, हम जो SA, जब भी मैं बोलूंगा SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब भी बेटा मैं ये बात बोलूंगा ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप लोग ये बात समझेंगे कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है ऑडिटिंग ऑफ, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है बेटा किसके लिए? ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। बताइए, ये बात समझ आई आपको? यानी ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर मैं कुछ काम करने लग जाऊं तो क्या ये ऐसे एप्लीकेबल होंगे? नहीं। अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे काम ना करूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं किसी और चीज पे भी तो काम कर सकता हूं। मैं किसी कंपनी के सिस्टम्स, प्रोसेसेस पे काम कर रहा हूं, तो क्या उस पे ऐसे एप्लीकेबल होंगे? नहीं। ऐसे सिर्फ कब एप्लीकेबल होंगे? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब एप्लीकेबल होंगे? ओनली फॉर ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। राइट। और ये आपको क्या बताते हैं? परफॉर्मेंस बेंचमार्क। सर ये कैसे कैसे भारी भारी वर्ड ला रहे हो? बेटा याद रखना, ICAI को खुश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ICAI को खुश करना है बेटा तो कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ जाए, हमेशा बोलिए दे आर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स फॉर द ऑडिटर। परफॉर्मेंस बेंचमार्क मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि भाई कम से कम ये काम तो ऑडिटर को करना ही करना है, कम से कम ये काम तो ऑडिटर को करना ही करना है, इतनी क्वालिटी तो अचीव करनी ही करनी है। और स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि वो क्वालिटी क्या है, वो काम क्या है। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए, कम ऑन, आ जाइए। मैंने बच्चों आज आपके लिए एक प्यारी सी और शीट बनाई है जिसमें मैं सारी चीजें लिख रहा हूं कि अगर आप लोग अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। राइट, जिसमें से सबसे पहली बात पता है क्या है? अरे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। राइट, तो भाई साहब स्टडी करते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? आपको हमेशा ध्यान रखना है कीवर्ड्स का। बोलिए किसका ध्यान रखना है? जल्दी बोलिए, कीवर्ड्स का। ओके, तो आप कीवर्ड्स कैसे ध्यान रखेंगे? मैं बेटा आप लोगों की बुक में उसे रेड कलर से मार्क कर चुका हूं और आप लोगों के लिए यहां पे अलग से भी लिख रहा हूं। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किस लिए यूज होते हैं? ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है ये? परफॉर्मेंस बेंचमार्क। पर्पस क्या है? ये क्या लेके आते हैं? कम ऑन, क्या लेके आते हैं? यूनिफॉर्मिटी। ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? कम ऑन, ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? आंसर इज मैंडेटरी है। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आप लोगों से, जरा बताइएगा, जरा बताइएगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI आर वॉलंटरी फॉर ऑडिटर। ट्रू और फॉल्स? बस इतना बताओ, ट्रू और फॉल्स। जल्दी बोलो, कम ऑन। स्पीड से। यस यस यस, बिल्कुल ठीक। इट्स फॉल्स बिकॉज दे आर मैंडेटरी। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। अब बच्चों मैं आपको किताब में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से एसेज हैं। ICAI बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इंस्टीट्यूट हमारी मदर बॉडी है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट जब कुछ बोले ना कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करने का है भाई, बिल्कुल नहीं करने का है। ICAI कह रहा है स्टैंडर्ड हटा दिए, ये सब आपके कोर्स का पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये रही आपकी पूरी स्टैंडर्ड की लिस्ट, ये पूरी आपकी स्टैंडर्ड की लिस्ट है SA 200 सीरीज में। SA 200 ये नंबरिंग है बच्चों इनकी, हम इस नंबरिंग में बहुत डिटेल में जाएंगे। 200, 210, 220, 230, 240, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर हैं वैसे ही बेटा ये SA के नंबर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से इसमें से कवर करने हैं, कहां कहां कवर करने हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहला आपका स्टैंडर्ड SA 200, SA 200, SA 200। इसका नाम क्या है बेटा? इधर देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक पार्ट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA। दो पार्ट में बांट दो, उइया कासा, मेरे साथ साथ,
उय्या कासा, व्हाट इज उय्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। अगर आपको और बेसिक समझना है तो एसेज आर नथिंग बट एएस ऑफ ऑडिटिंग। वाह, एसेज आर नथिंग बट एएस ऑफ ऑडिटिंग। जैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स में बताते हैं कि अकाउंट्स में क्या करना है, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिट में बताते हैं कि आपने ऑडिट में क्या करना है। सिंपल बात समझ आ गई? बोलिए। और इसका सबसे बेसिक जो है वो स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए 200। हर्ष लोकवानी भाई, जो हो रहा उसे पढ़ लो, नहीं बीच में तुम्हें कुछ और पूछना है, नलायक। हाँ जी, दोबारा से बच्चों, हाँ जी, उय्या कासा एसए 200 नाम याद रखेंगे। मैं आपको बच्चों इस सारे नाम और नंबर याद करा दूंगा, एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे। और मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आपका आंसर भी एसए के नाम और नंबर से शुरू होगा। एक बात आपको यहां और बता दूं, सीए फाइनल में एज इट इज ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको दोबारा पढ़ने हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आप अभी मेरे साथ ग्रुप 2 में पढ़ रहे हो, जब ग्रुप 1 सीए फाइनल में आओगे वहां पे भी ऑडिटिंग है, वो भी तुम्हारा भाई पढ़ा रहा होगा। 50 मार्क्स के स्टैंडर्ड्स हैं, आईसीआई सीधा सीधा क्लेम करता है, सीधा क्लेम करता है। 50 मार्क्स के स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? तो बिल्कुल भी बच्चों इसको हल्के में मत लीजिएगा। नाम और नंबर मैं बोल बोल के आपको याद करा दूंगा, बार बार हम लोग बात करा करेंगे नाम और नंबर ले लेके, राइट? आइए, तो एसए 200 उय्या कासा, उय्या का फुल फॉर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। स्टॉप। कासा, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। क्लियर है? क्लियर है? नाम क्लियर है? आज मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा, आज मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन देना था कि भाई स्टैंडर्ड्स जो है परफॉर्मेंस बेंचमार्क है, आईसीआई बोलता है ये मैंडेटरी है ऑडिटर के लिए, ऑडिटर को फॉलो करने ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे ऑडिटिंग के प्रोफेशन में। हमने देखा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमने एक स्टैंडर्ड का नाम पढ़ लिया एसए 200, हमने नंबर पढ़ लिया, उसके बाद उसका नाम पढ़ लिया उय्या कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। डन डन। अब हम वापस चलते हैं बच्चों अपने आज के टास्क पे, और हमारा आज का सबसे मेन टास्क है कि भाई साहब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ जी, आज का हमारा सबसे मेन टास्क क्या रहने वाला है बेटा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दोनों हाथ हवा में लहरा लीजिए और 3 बार अपने घर पे बोलिए, आएगा आएगा आएगा। बेटा ये टॉपिक जो है ना, ये करण अर्जुन टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? जल्दी बोलो। ये बेटा करण अर्जुन टॉपिक है। और याद रखिएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये टॉपिक बेटा एग्जाम में दिखेंगे आप लोगों को। और बच्चे, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे सिर्फ हवा में बातें सीख रहे हैं, हवा में। मैं वहां था, मैंने उसको ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, फिर ये हो गया। ओ मैं क्या करूं, मेरे पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे ये बता पुत्र। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे। आपने बस मुझे फॉलो करना है, मैं जो जो बोलूं उसे रिपीट करना है, जो जो समझाऊं उसे समझ लेना है, बात बन जाएगी पक्की बात। आ जाओ बेटा, इधर देखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का काम क्या होता है? इधर देखो भाई, इधर देखो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। 10 क्लास बाद आप लोग ऐसे हो जाओगे भाई साहब, 10 क्लास बाद आप लोग ऐसे हो जाओगे, आप बोलोगे अरे ले चलो, कहाँ ले चलना है हमें, बात करवा लो किसी से भी ऑडिटिंग पे। आओ इधर देखो जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, इधर देखो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन, एक एक वर्ड पढ़ूंगा। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, आरए का यहां पे मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, मैंने आपकी बुक में बच्चों एक काम और किया है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स में यूज कर रहा हूं, एब्रिवेशंस में यूज कर रहा हूं, आपकी बुक में मैंने एक पेज लगा दिया है जिसमें वो सारे एब्रिवेशंस देख सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस पहले एक बार पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको ये पूरा समझाऊंगा, और बहुत समय लगेगा। देखिए एक ही लाइन है, एक ही लाइन पढ़ने में हम बहुत समय लगाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि भाई साहब इसके बाद जहां मर्जी लाइन आ जाए एकदम बढ़िया से लिख के आएंगे। आइए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करते समय? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके अपने आप के लिए एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। अब आते हैं पोस्टमार्टम अप्रोच पे। सबसे पहला वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस? एवरीवन आंखों में आंखें डाल के देखो, आंखों में आंखें डाल के, हैं ध्यान से सुनो। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। सर इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट एश्योरेंस
याद करो बेटा, कक्षा 12वीं में तुम्हारे पास होने के चांस कितने परसेंट थे? 100%। आप घर पे आके क्या बोलते थे? पास तो हो ही जाऊंगा, पास तो मैं हो ही रहा हूं। लेकिन सीए में आके आपके पास होने के चांस क्या वैसे ही एब्सोल्यूट हैं, 100% हैं, गारंटी हैं? राइट? अब इस बात को समझिए, रीजनेबल का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, नॉट 100%, नॉट गारंटी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन दिखाऊंगा भी आईसीए के एग्जाम में जो आने वाला है, पक्की बात। अब भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, 2 मिनट दो। हाँ जी, मेरे साथ बच्चों, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके? कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। रीजनेबल। रीजनेबल मतलब एब्सोल्यूट। रीजनेबल मतलब एब्सोल्यूट। बताओ करेक्ट इनकरेक्ट? हाँ जी, रीजनेबल मतलब एब्सोल्यूट। बताओ करेक्ट इनकरेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रीजनेबल का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। याद रखेंगे और एक्शन करके पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। ओके। ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। ऑडिटर 100% एक्यूरेसी से जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये नहीं बोल सकता दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। नए वर्ड आ रहे बच्चों। रीजनेबल एश्योरेंस क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। रीजनेबल एश्योरेंस क्लियर हुआ? कम ऑन एवरीवन, जल्दी 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 बोलो। रीजनेबल एश्योरेंस क्लियर हुआ? रीजनेबल मतलब नॉट 100%, यानी कि भाई गारंटी नहीं है अपने पास। इधर देखो जरा प्लीज, इधर देखो प्लीज। रीजनेबल एश्योरेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, हमने क्या क्या वर्ड पढ़े थे? ऑडिटर विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब यहां पे हमारे पास 2 नए वर्ड आए बच्चों, 2 नए वर्ड आए, और वो कौन कौन से? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब हम समझेंगे कि बाबू ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। पहली बात तो मटीरियल को समझ लेते हैं कि ये मटीरियल क्या होता है। इधर देखो, सोचो 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 बच्चों, सोचो। आप लोगों के घर में क्लास जो है ये ऑनलाइन शुरू होने वाली है, और आप अपनी टेबल सेट कर ही रहे थे, तभी एक 1 रुपए का सिक्का टेबल से गिरा और भाई साहब कहीं और चला गया। अब वो सोफे के नीचे घुस चुका है भाई साहब, वो सोफे के नीचे जा चुका है। अब आप मुझे बताओ, अब क्लास यहाँ पे शुरू हो चुकी है, आप पहले क्लास अटेंड करोगे या सिक्का ढूंढने जाओगे? जल्दी बताओ, क्लास अटेंड करोगे कि सिक्का ढूंढने जाओगे? कमान 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 कमान, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। जो लोग सिक्का ढूंढने जा रहे, जाओ दुष्टो, जाओ अभी जाओ, तुम्हारा सिक्का खोया हुआ है। इधर देखो, ज्यादातर बच्चे कहने से क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि शायद वो 1 रुपए आपके लिए मटीरियल नहीं है, वो 1 रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उस 1 रुपए की आपको अभी इस समय कोई जरूरत नहीं है, आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। लेकिन यही बात सोचो कि पापा ने आपको 1 लाख रुपीज कैश दिए होते और 1 लाख रुपीज रखने को बोले होते, और आप क्लास के लिए बैठ गए, मैं सामने आ गया और अचानक से आपको लग रहा है वो 1 लाख रुपए ने कहाँ रख दिए। अब आप मुझे बताओ, अब आप क्लास छोड़ के सब क्लास अटेंड करोगे, या भाई साहब अब आप 1 लाख रुपए ढूंढने चले जाओगे? भाई कहाँ रखे थे यार, याद नहीं आ रहे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब हम 1 लाख ढूंढने जाएंगे भाई, है ना? अब आप इस बात को ऐसे समझो, अब आप इस बात को बच्चों ऐसे समझो कि भाई 1 लाख रुपए जो है वो आपके लिए क्या है? मटीरियल थे, और 1 रुपए का सिक्का आपके लिए मटीरियल नहीं था। और ऐसे ही ऑडिट में होता है। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा है किस बात की? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी छोटी मोटी होगी, हम ये एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं कि भाई कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर। मटीरियल मतलब सिंपल सी बात, जो जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सके, जो इकोनॉमिक डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सके। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती है, तो बेटा बताओ वो चीज मटीरियल है या नहीं? कम ऑन, यस और नो, कम ऑन बोलो, कम ऑन एवरीवन। बिल्कुल। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, रिवाइंड करो। मान लो आपके पास जो है, ये लो, मान लो ये सिक्का है, राइट? ये वैसे बटन है, मान लो ये सिक्का है, और ये सिक्का जो है भाई साहब आपको आपके पापा ने दिया था, आपके पापा को उनके पापा ने दिया था, और आपके दादाजी को उनके पापा ने दिया था। ये पूछते नहीं सिक्का है, और भाई ये क्लास अटेंड करते करते ना ये गिर के ऐसी ट्रैवल करता हुआ कहीं चला गया। अब क्या करोगे?
सिक्का या ग्लास? सिक्का या क्लास? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, सिक्का या क्लास? अब तो भाई कॉइन उठाने जा रहा हूं मैं पहले जल्दी से। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का था ये। अब आप बच्चों एक बात फील करो जरा, अब आप एक बात फील करो, कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, अब जरा एक बात फील करो। एक कॉइन की मटीरियलिटी उसके नेचर से भी तो डिसाइड हो सकती है। जरूरी थोड़ा ना है कि मटीरियलिटी अमाउंट से डिसाइड हो। क्या मटीरियलिटी बच्चों, क्या लगता है आप लोगों को, नेचर से भी डिसाइड हो सकती है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? 1 रुपए का आम सिक्का आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन 1 रुपए का वही सिक्का अगर आपका पुश्तैनी सिक्का जो पिछले 200 साल से आपके परिवार में, मान लो 200 साल पहले एक का सिक्का आता था, 200 साल से आपके परिवार में चलता आ रहा है, क्या वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए? कम ऑन, यस और नो? क्लैरिटी आई है कुछ? बोलो। ऐसे ही ऑडिट में होता है, ऐसे ही ऑडिट में होता है बेटा। अभी समझाऊंगा आप लोगों को, मटीरियलिटी का बहुत भयंकर चैप्टर आने वाला है, बढ़िया चैप्टर आने वाला है। अभी के लिए सुनिए फिर से, याद रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर होता है क्या ऑब्टेन करना, कीवर्ड साथ में, क्या ऑब्टेन करना? रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री। याद साथ साथ करना है। और ये लैंग्वेज बच्चों, ये लैंग्वेज ही है जो आपको मार्क्स दिलाएगी। याद रखना, मैंने आपके लिए आज पूरी एक बुकलेट बनानी शुरू कर दी है। कैसे मार्क्स आएंगे बेटा? अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप लोग स्टडी करेंगे, कीवर्ड्स याद रखेंगे, लैंग्वेज जो है आप ICAI वाली जो है वो लिख के आएंगे, टेक्निकल लैंग्वेज लिख के आएंगे। और टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? ऑडिटर विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल। मटीरियल का मतलब समझ में आ गया? कोई भी चीज, कोई भी ओमिशन तभी मटीरियल होगा जब वो जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकती है, इकोनॉमिक डिसीजन पे जो है इंपैक्ट डाल सकती है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। ऑडिट की भाषा में बोलूं, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, प्लीज जरा सुनिएगा मेरी बात को। एक कंपनी है, वो सर्विस सेक्टर में काम करती है, सर्विस सेक्टर में काम करती है। उस कंपनी के पास, उसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ का है, उसके पास 1 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है। 100 करोड़ का टर्नओवर है, 1 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है। क्या लगता है मटीरियल है कि नहीं? जो आप बोलोगे मान लूंगा। 100 करोड़ का टर्नओवर है, 1 लाख की 1 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, मटीरियल है कि नहीं? कम ऑन बोलिए। आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हो। वो बिल्कुल भी मटीरियल नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट? आ जाइए। और अगर बच्चों मैं यही बोलूं कि 100 करोड़ का टर्नओवर है भाई साहब, 100 करोड़ का टर्नओवर है और बड़ी हैवी इन्वेंट्री, मान लो कि 25 करोड़ की, 30 करोड़ की इन्वेंट्री जो है पड़ी हुई है, अब बताओ क्या लग रहा है? अब बताओ क्या लग रहा है? अरे अब तो मटीरियल लग रहा है भैया। राइट? और अब जरा ध्यान से, हमें क्या करना है? ऑडिटर को क्या करना है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल। क्या मटीरियल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? मटीरियल का मतलब समझ में आ गया? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ओए होए 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 होए, ये मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इधर देखो इधर देखो इधर देखो प्लीज एवरीवन। एक एक वर्ड, हर लाइन में एक वर्ड पकड़ेंगे, उसका पोस्टमार्टम कर डालेंगे। 10 क्लास बाद आप लोग ऑडिट के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, पढ़ 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 बोलेंगे एकदम। आइए इधर देखिए, फिर से बात करते हैं बच्चों, साथ में जुड़िएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? डिफरेंस। किस में डिफरेंस? एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड। एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड डिफरेंस, जो हुआ और जो होना चाहिए था। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड, जो हुआ दैट इज एक्चुअल, जो होना चाहिए था दैट इज रिक्वायर्ड। एक्चुअल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उम्मीद है आप लोग बता देंगे। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? मुझे प्लीज बताइए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? मुझे बता दो बेटा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? एवरीवन इन द चैट चैट चैट, बोलो बोलो बोलो। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हो बाबूजी? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हो? कम ऑन। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ये बात आपको कहां से पता चली बच्चों? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है आप लोग कैसे करते हैं? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ये बात आपको कहां से पता चली? ये बात आपको कहां से पता चली? AS2 से। ये है बेटा रिक्वायरमेंट, ये है बेटा रिक्वायरमेंट। और एक कंपनी है, उसने कर रखा है विच एवर इज हायर, ये है बेटा एक्चुअल। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? कम ऑन बोल दो। आंसर इज यस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एंड देयरफॉर बच्चों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या बन गया है? मिस स्टेटमेंट।
क्या बन चुकी है, जल्दी बोलिए, मिस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड और एक्चुअल। एक्चुअल कहां पे बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। रिक्वायर्ड कहां पे बेटा, एप्लीकेबल एफआरएफ में। जब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक मिस स्टेटमेंट है। मेरे रेड वाले आईफोन का प्लीज ब्लूटूथ ऑफ कर दो, मेरे पास यहां पे आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, बात समझ आती है, कम ऑन बोलिए, क्लियर है यहां तक, कम ऑन। अब कहां कहां पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर और एक्चुअल अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जब आपके रिक्वायर्ड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर अलग होते हैं एक्चुअल एसीपीडी से, तो बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग मिस स्टेटमेंट। आप मुझे फिर से बच्चों एक बात याद दिलाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सच बताएंगे, सही बताएंगे। इधर देखिएगा, कसम है बेटा तुम्हें उनकी, सही सही बोलना। मशीनरी परचेज 10 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख, मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा? मशीनरी परचेज्ड 10 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख, बताओ बेटा मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, 11 लाख से डेबिट होगा। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख से डेबिट कर दिया तो मुझे बताइए, अगर किसी ने 10 लाख से डेबिट कर दिया और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख अलग से दिखा दिए, तो मुझे बता दीजिए क्या ये एक मिस स्टेटमेंट बन जाएगी? क्या ये एक मिस स्टेटमेंट बन जाएगी? कम ऑन बोलिए बोलिए। आंसर इज यस। क्या आपको मिस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया है? क्या आपको मिस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया है? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? डिफरेंस, डिफरेंस किसमें बेटा? एक्चुअल और रिक्वायर्ड में। एक्चुअल इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या एक्चुअल और रिक्वायर्ड? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। हमेशा याद रखेंगे ये बात, बोलिए बोलिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों, मैं आपको पढ़ाता हूं अब मिस स्टेटमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। एक बार रिपीट कर लें, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मेरे साथ एक बार सब बोलेंगे, दोबारा बोलेंगे। सर क्या है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या हमें रीजनेबल एश्योरेंस पता है? यस। क्या हमें मटीरियल पता है? यस। क्या हमें मिसस्टेटमेंट पता है? यस। अब आखिरी बार एक लाइन बोलता हूं, फिर अगले अगले शब्दों पे चलेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी कि मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, फ्रॉड से और एरर से। और ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, चाहे फ्रॉड की वजह से चाहे एरर की वजह से। सर फ्रॉड और एरर क्या होता है? आओ मैं आपको बताता हूं बेटा क्या होता है। पहले एक बार बोलो इरशाद, जल्दी से बोल दो एक बार इरशाद। लिख दो चैट में, कम ऑन जल्दी से लिख दो इरशाद। आओ, हंसती थी हंसाती थी, वाह लिखो। हंसती थी हंसाती थी, रोती थी रुलाती थी, बाद में पता चला पागल बनाती थी, फ्रॉड और एरर करती थी। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, मेरी बात को बच्चों जरा ध्यान सुनना। मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब फ्रॉड और एरर के बीच में फर्क क्या होता है। फ्रॉड और एरर के बीच में फर्क क्या होता है? एवरीवन एवरीवन फोकस 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 फोकस। फ्रॉड एंड एरर। मिस स्टेटमेंट दो कारण से हो सकती है, फ्रॉड से और एरर से। फ्रॉड जो है बच्चों वो होता है इंटेंशनल। वो होता है क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। इंटेंशनल। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक बेवफा है। इंटेंशनल फ्रॉड, उसने तुम्हें बोला कि मैं आ रही हूं तुमसे मिलने, लेकिन भाई साहब लास्ट टाइम पे झूठ बोल के किसी और के पास चली गई, फ्रॉड। अच्छा लड़के लड़कियां ऑफेंड ना हो बेटा, लड़के भी ऐसे करते हैं, फ्रॉड। इंटेंशनल, जब आप जानबूझकर टाइम दे के मिलने ना जाओ, वो फ्रॉड है बेटा, जानबूझकर। एरर, एरर वो बस घर से बाहर निकल ही रही थी, अचानक से पापा आज जल्दी आ गए, अचानक से पापा आज जल्दी आ गए बेटा। दिस इज व्हाट? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। दिस इज अनइंटेंशनल। कम ऑन गाइस। फ्रॉड इंटेंशनल, एरर
अनइंटेंशनल, मेरे साथ साथ, फ्रॉड इंटेंशनल, एरर अनइंटेंशनल, याद रखेंगे। एक बार मैं फोन साइलेंट पे कर दूं, कम ऑन। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो बच्चों, किसको डिटेक्ट करना, किसको डिटेक्ट करना, हाँ जी, किसको डिटेक्ट करना आसान होगा, किसको डिटेक्ट करना आसान होगा, फ्रॉड को या एरर को? कम ऑन, किसको डिटेक्ट करना आसान होगा, फ्रॉड को या एरर को? किसको डिटेक्ट करना आसान होगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। डिटेक्ट करना इजी है, डिटेक्ट करना हार्ड है। फ्रॉड को डिटेक्ट करना हार्ड है और एरर को डिटेक्ट करना इजी है। वाई? बेटा, जब कोई इंटेंशनल गलत काम करेगा तो उसे छुपाने के लिए भी वो बहुत मेहनत करेगा। जब कोई इंटेंशनल गलत काम करेगा तो उसे छुपाने के लिए भी उसे छुपाने के लिए भी वो बहुत मेहनत करेगा। लेकिन अगर किसी से एक्चुअली में जेन्युइनली एरर हुआ है तो वो उसको हाइड नहीं करेगा। फ्रॉड होता है, फ्रॉड इज डिजाइन टू कंसील, उसे छुपाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, आ जाइए प्लीज बच्चों प्लीज। तो अब मैंने इसके लिए एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है। मिस स्टेटमेंट दो कारणों से हो सकती है, फ्रॉड और एरर। फ्रॉड जो है बेटा क्या होते हैं? इंटेंशनल। ये क्या होते हैं? अनइंटेंशनल। फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड आपकी एरर्स आर इजी टू डिटेक्ट। हाँ जी, एरर्स आर इजी टू डिटेक्ट, याद रखेंगे। बोलिए। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ICAI आपसे लैंग्वेज से खेलेगा। आप मुझे बताइएगा जरा ये पढ़ के, फ्रॉड के केस में रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग क्या है, हाई और लो, बस इतना बता दीजिए। मैं आपके लिए एक पोल बना देता हूं, क्या आप मेरे साथ पोल पोल खेलेंगे? बोलिए हाँ के ना, क्या आप मेरे साथ पोल पोल खेलेंगे? कम ऑन जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल खेलेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ऑडिट 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 ऑडिट, ऑडिट में चलते हैं हम लोग और एक बढ़िया सा टॉपिक क्रिएट कर देते हैं, पोल्स। राइट, अभी आपको मैं दिखाता हूं, पोल मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ और मैंने बना दिया पहला पोल। मैं क्विज बना रहा हूं बच्चों आपके लिए। आपने बताना है फ्रॉड के केस में रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉड कैसा रहने वाला है, हाई रहने वाला है या लो रहने वाला है। एनोनिमस मैंने बंद कर दिया है, क्विज मोड मैंने ऑन कर दिया है और मैं सही आंसर जो है वो मार्क कर रहा हूं। जाइए जाइए जाइए, मैंने टेलीग्राम पे जो है वो पोल आपके लिए बना दिया है। आप लोग भी जाके जो है वो देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये लो ये लो ये लो ये लो, आ जाओ दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये टेलीग्राम का ग्रुप का एक्सेस क्लास वाले स्टूडेंट के पास है। ये टेलीग्राम के ग्रुप का एक्सेस क्लास वाले स्टूडेंट के पास है। जरा देखिए प्लीज, जरा देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने लिखा है फ्रॉड का रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग हाई है या लो है? फ्रॉड का रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग हाई है या लो है? रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द फ्रॉड इज हाई। क्या बात है, 93% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो जी वापस आ जाओ। क्यों भाई, क्यों हाई है? अगेन इट इज इंटेंशनल। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए। इट इज इंटेंशनल, क्लियर है? जल्दी बोल दो, आ जाओ। कुल मिला के हमारे पास जो है वो बहुत सारे वोट्स आए हैं। कितने वोट्स आए हैं मैं देख के एक बार बता देता हूं आप लोगों को। व्यू रिजल्ट, ओके बहुत बढ़िया, 150 के आसपास जो है वोट्स आए हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और बच्चों देखने की कोशिश करते हैं। बताइए मिस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ आता है? मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकती है ये आपको समझ आता है? एवरीवन प्लीज जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आइए आइए बच्चों वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट जरा साथ दीजिएगा। इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या होता है बेटा? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो पहला, अब आपको याद कैसे करना पड़ेगा? ये आपको एक वर्ड याद रखना है, एक अल्फाबेट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में बच्चों सबसे पहले आता है आर। बोलो क्या आता है? आर। और आर से क्या शुरू हो जाएगा? रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या ये सेंटेंस आप मेरे साथ बोल सकते हैं पूरा का पूरा? क्या आप ये पूरा सेंटेंस मेरे साथ बोल सकते हैं? ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कम ऑन जल्दी बोलो एवरीवन प्लीज। अब बच्चों कॉन्फिडेंस देखो, क्या आपको रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता है? क्या आपको रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता है? यस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है? यस,
स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपको मटेरियल का और मिसस्टेटमेंट का मतलब पता है? यस, मटेरियल आइटम वो आइटम होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल, रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्चुअल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल व्हाट? ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, राइट? अच्छा जी, मिस स्टेटमेंट दो कारणों से हो सकती है, फ्रॉड से और एरर से। फ्रॉड इंटेंशनल, एरर अनइंटेंशनल। क्लियर है सबको? कम ऑन, आ जाओ जी। उसके बाद बच्चों फ्रॉड और एरर की भी बातें हमने जो है वो पढ़ ली है। हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। बताइए ये अप्रोच कैसी लग रही है पढ़ने की? एक एक वर्ड अच्छे से समझा के और साथ में रटवा के आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? और कॉन्फिडेंस बच्चों तभी आएगा मुझे भी जब आप लोग बताएंगे क्या आप ये सेंटेंसेस अब लिख पाएंगे आराम से। अगर आपको लिखने को बोल दिया जाए तो क्या आप ये सेंटेंसेस लिख पाएंगे? कम ऑन, यस और नो? बहुत बढ़िया। और याद रखना बच्चों, आपको मैं रोज जितनी आप स्टोरी बोलोगे सुना दूंगा, लेकिन आप स्टोरी से पास नहीं होगे बेटा, आप पास होंगे कीवर्ड्स लिखने से। सच बता रहा हूं मैं आपको मैं जितनी स्टोरी सुनना चाहते हो सुना दूंगा। मैं यहां गया था, मैंने वो किया था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने धर दबोचा उसको, लेकिन मेरे धर दबोचने से तुम पास नहीं होंगे बेटा। पास होंगे कीवर्ड्स लिख के, आईसीए की किताब से पढ़ के। आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ में आ जाओ बेटा, साथ में आ जाओ। अब हमारे पास अभी एक और पार्ट भी है। हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कम ऑन, हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। अब हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं जरा देखिए। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन, नाउ पार्ट 2। अब हम लोग देंगे ओपिनियन। ओपिनियन किस बात पे? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन किस बात पे बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared as per applicable FRF. Financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework. पहले हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे और फिर हम अपना ओपिनियन देंगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या FRF के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए एवरीवन। ये कितना आसान था, बस उसमें मेहनत लगी क्योंकि उसमें वर्ड आ रहे थे ना, रीजनेबल एश्योरेंस, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एंड एरर। आ जाओ सर, आज आप कह रहे थे हमें क्वेश्चंस कराओगे, हो जाएगा था क्वेश्चन, हो जाएगा था क्वेश्चन। चलो भाई श्री गणेश करते हैं। सीए इंटरमीडिएट में 2024 का हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आ जाओ जरा मेरे साथ जुड़ जाओ एवरीवन एवरीवन एवरीवन। क्वेश्चन बैंक कहां है? ये रहा क्वेश्चन बैंक बच्चों आपका, ये रहा। ये क्वेश्चन बैंक भी आप सबको मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल। इसमें आप देखेंगे हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं, टॉपिक वाइज हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है वो लगा रखे हैं। जैसे कि आप ये पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन NSE। साथ में रहना जरा। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैविंग रोबस्ट टर्नओवर। लो भाई, लालजी भाई ने क्या किया है? शेयर्स खरीदे कंपनी के। ओके, बहुत बढ़िया लालजी भाई। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है कि भाई साहब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही हेल्दी है, डेट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। ऑन द अबव बेसिस ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। वर्ड देखो, वर्ड, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Absolutely satisfied feel कर रहा है। Do audited results and audit report of company provide such assurance to investors like Lalji Bhai? Is thinking of Lalji Bhai correct? बोलो 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 बोलो। लालजी भाई के लिए मैं एक मीम चलाना चाहता हूं। लालजी भाई के लिए मैं एक मीम चलाना चाहता हूं, चला दूं क्या? जल्दी बोलो। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है लालजी भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है? और अब देखो बच्चों इसका आंसर देखो जरा। एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हिज मनी। शेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ फैक्टर्स। एन ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स कीवर्ड 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 कीवर्ड। एन ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स कीवर्ड 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 कीवर्ड। कम ऑन। Reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement whether due to fraud and error. मजा आया? अच्छा, स्क्रीन 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 ये रही स्क्रीन। देखिए जरा, देखिए। मजा आया क्वेश्चन देख के? जल्दी बोलो। और क्वेश्चन देखेगी पब्लिक, और क्वेश्चन देखेगी पब्लिक, जल्दी बोलो।
ये क्वेश्चन कहां का था, ये तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कहां का था, ICAI स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट ICAI स्टडी मटेरियल। आ जाओ जी, आ जाओ। पहले आपको बच्चों एक बार ऑब्जेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करा दूं। हमारे ऑब्जेक्टिव में 3 लाइनें थी, हमने 2 लाइनें तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। तीसरी लाइन क्या है बेटा, तीसरा काम ऑडिटर को क्या करना ऑब्जेक्टिव में, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट दैट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज। हाँ जी, एज रिक्वायर्ड बाय एसेज। तो ऑडिटर के बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 काम है। नंबर 1, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट। फिर अपना ओपिनियन दो दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, whether financial statement are prepared in all material aspect as per applicable financial reporting framework, हमने बता दिया। और फिर हमें 2 काम और बोले गए करने के लिए, छोटे छोटे से, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। किस पे रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एज रिक्वायर्ड बाय एसेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लियर है यहां तक सबको? तो अब बच्चों अगर कीवर्ड्स निकालने पड़ जाएं, अगर आपको याद रखना पड़ जाए ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग क्या क्या बातें याद रखेंगे? नंबर 1 रीजनेबल एश्योरेंस, नंबर 2 ओपिनियन, एंड नंबर 3 बच्चों हमारे पास क्या आएगा, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। डन? RAORC मेरे साथ, RAORC। बस रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, ये हमारे भाई साहब वो वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में याद दिलाएंगे। RAORC ऐसे बोल के देखो, याद हो जाएगा, तुषार कपूर वाली फीलिंग आएगी। सर हम लोग क्या है, नोट कर लें? बेटा नोट करने का मौका दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, आपको पूरी PDF दूंगा, घर बैठ के जो मर्जी नोट करो। इंसानी दिमाग एक समय पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो पढ़ाई कर सकता है या उसको देख सकता है। अब आप उसको देखोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे, इसलिए पढ़ाई करो। यहां पे उसको देखने को रिप्लेस कर दीजिए नोट्स बनाने से। RAORC आ जाओ जी, आ जाओ। सर आप क्या हमें एक क्वेश्चन और दिखा सकते हो? बेटा मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा क्वेश्चन दिखा दिखा के। आओ चलें क्वेश्चन देखने, चलें क्वेश्चन देखने, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों। ये लो, ये क्वेश्चन देखना जरा। CAN, ओहो CAN is the auditor of SR Limited. The auditor expresses his opinion on financial statement without ascertaining as to whether financial statement as a whole are free from material statement. मतलब ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने क्या किया है भाई साहब, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बिना ये जाने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट और नॉट। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे भाई, आप कैसे ऑडिटर हो, आपने ये देखा ही नहीं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट, और आपने अपना ओपिनियन दे दिया है। In your opinion, whether CAN has complied with the objectives of audit considering the applicability of relevant essay? बताओ बेटा बताओ, आप बताओ, क्या CAN ने ऑब्जेक्टिव से कंप्लाई किया है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये ऐसे का मतलब क्या है सर? ये है बेटा सजेस्टेड आंसर, यानी मई 2022 में आपके एग्जाम में 3 नंबर का ये आया था क्वेश्चन। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर ये तो मई 2022 में पुराना सिलेबस का क्वेश्चन है, अब थोड़ी ना आएगा, अब थोड़ी ना आएगा। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। सच बता रहा हूं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी बिल्कुल मत पालो बेटा, ये जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना, बोलो, बोल दो। चलो जी चलो चले। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सच सच बताओ, ऐसे मजा आता है पढ़ने में कि नहीं आता है? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चंस देख लो, बीच में 2-4 मीम भी चला लो। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ भाई, हम तो फन करके पढ़ाएंगे, बात खत्म, अपने को यही आता है। हाँ जी आइए वापस चलते हैं बच्चों क्वेश्चन बैंक पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया हुआ है। अच्छा अभी इनका पेट नहीं भरा। CA Jatin is the auditor of JP Limited. The auditor expresses opinion on financial statement without ascertaining whether financial statement as a whole are free from middle statement. अगला क्वेश्चन, explain the overall objective of auditor as contained in essay 200. अगला क्वेश्चन, मिस्टर जेड ऑडिटर ऑफ कंपनी डिफरेंट एंड केबल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल 22-23 एक्सप्लेन टू ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एक्सप्लेन दोस ऑब्जेक्टिव। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पता मैं क्या बोलता हूं, नागिन क्वेश्चन है बाबू, ये नागिन क्वेश्चन। और मीम नहीं बनाएगा कोई इस वीडियो, पहले बता रहा हूं मैं आपको, कहीं तुम मीम निकालने बैठ जाओ बेटा। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है जल्दी बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? नागिन रूप बदल बदल के आ रहा है, रूप अच्छाधारी नागिन है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा,
ये नागिन हम सपेरा है ना। आ जाओ। तो भाई साहब ये नागिन तो हम सपेरा, हमें पता है भाई साहब क्या आएगा इसके अंदर, देख लो तुम। आंसर सही है, आंसर सही है, ये बताओ, लिख लोगे? देखना, एज पर ऐसे 200, और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, नाम और नंबर याद हो जाएंगे। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर दिस एंड दिस। ये दोनों देख लीजिए क्या हमने पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं। मैं आपको आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों, चिंता मत करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने जो है वो बढ़िया बढ़िया आंसर्स लिखने हैं। पहले बताइए यहां तक क्लियर है मामला? जल्दी बोलो। धीरेन भाई बोल रहे हैं नीरज सर आपकी एनर्जी सुपर्ब है। मेरी एनर्जी आप लोगों से फ्लो करती है। मैं जब देखता हूं कि भाई बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली देख लो, आज क्लास में आप कंसिस्टेंसी देखो बच्चों की जो बनी हुई है, तो मैं कैसे भाई साहब हार मान जाऊं। हाँ जी, क्लैरिटी बताओ जल्दी से मुझे। सर एक आधा क्वेश्चन और दिखा दो। अभी तो सोचो बच्चों हमारी दूसरी क्लास से पहला टॉपिक चल रहा है, अभी उसी में क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं इतने सारे। आओ और क्वेश्चन दिखाने ले चलूं, और क्वेश्चन दिखाने ले चलूं, जल्दी बोलो। करेक्ट इनकरेक्ट देखोगे? आ जाओ, करेक्ट इनकरेक्ट दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को। सॉरी, एमसीक्यू दिखा देते हैं, एमसीक्यू। ये क्वेश्चन बैंक चल रहा है हमारा बढ़िया वाला एकदम। ये रहे पार्ट 2, करेक्ट इनकरेक्ट देख लो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, एकदम चेयर से उछल पड़ना। स्क्रीन दिखा रहा हूं आप लोगों को, पहला क्वेश्चन देखो और एकदम स्क्रीन पे उछल पड़ना भाई साहब। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ द एंटिटी। मुझे बताओ क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंटिटी के साइज के हिसाब से चेंज हो जाता है? मुझे बताओ क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंटिटी के साइज के हिसाब से चेंज होगा? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ। नहीं होता। और वही तो बोल रहे हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। याद रखिए मैंने क्या बताया था, साइज डज नॉट मैटर, है ना। कम ऑन, मैंने बोला था ना। राइट तो बेटा ये हो गया करेक्ट कि भाई ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एंटिटी के नेचर, साइज या फिर फॉर्म के हिसाब से चेंज नहीं होगा। याद रखेंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा आ जाओ बच्चों, आ जाओ, और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं प्लीज। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। अच्छा अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, अब यहां पे पढ़िए, एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बताइए ये कह रहे हैं कि ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सही या गलत? ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सही या गलत? जल्दी बताओ। यस दे आर करेक्ट, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसका रीजन बच्चों मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करेंगे। आ जाओ आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए मिल जाए मुझे। ये देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to obtain absolute assurance and to report on the financial statement. The objective of audit is to obtain absolute assurance and to report on financial statement. आप बताएं करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, एवरीवन प्लीज जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दिस इज इनकरेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है ये लिखा बच्चों, अभी हम पढ़ के आए थे, अभी हम पढ़ के आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड देयरबाय एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज। क्या बोलती पब्लिक? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप ये देखो बच्चों, मैंने एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस दिखा दिए। मुझे पता है आपकी फीलिंग कैसी चल रही है। ये एक जन्म के हैं, ये एक ही जन्म के हैं बेटा, चिंता मत करो, एक ही टॉपिक के हैं। आ जाओ प्लीज, आइए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इधर देखो बेटा, एज एक्सप्लेन इन एसे 200 एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज ऑब्टेन व्हेन द ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। मुझे बस ये बता दो, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर पाता है ऑडिटर कभी? बस मुझे ये बता दो, आगे वाले वर्ड्स छोड़ दो। क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर पाता है कभी? नहीं कर पाता है, देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नागिन क्वेश्चन, नागिन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड ओनली। बोलो बोलो बोलो, अभी टॉपिक पढ़ा है, मुझे बताओ क्या मिसस्टेटमेंट सिर्फ फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं? क्या मिसस्टेटमेंट सिर्फ फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं? नहीं बेटा, मिसस्टेटमेंट जो है 2 कारणों से हो सकती है। कौन कौन से वो 2 कारण है? फ्रॉड और एरर। और फ्रॉड इंटेंशनल है, एरर अनइंटेंशनल है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन,
ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर 1 मई 2018, मॉक टेस्ट पेपर 1 नवंबर 2018, मॉक टेस्ट पेपर 2 नवंबर 2018, सजेस्टेड आंसर जुलाई 2021, सजेस्टेड आंसर जुलाई 2021। सोचो बच्चों सोचो, मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई साहब सिर्फ फ्रॉड की वजह से नहीं, फ्रॉड की वजह से भी और एरर की वजह से भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कुछ और क्वेश्चंस बच्चों जो हमने अभी कवर कर सकते हैं। जो हम लोग ये सारे करेक्ट इनकरेक्ट आपको एक जगह पे लिख के मिल जाएंगे। पार्ट 3 आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जरा देखिएगा प्लीज प्लीज, जरा देखते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन कराता हूं कुछ जल्दी से। लो भाई लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? दे डील विद वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। आप लोग बताना। दे डील with mandatory responsibility of auditor. Their sole purpose is to help government authorities. These deal mainly in carrying out audit according to legal provisions. क्या लगता है बच्चों, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किससे डील करते हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलती पब्लिक? आंसर इज बी। they deal with mandatory responsibilities of the auditor. के ऑडिटर ने मैंडेटरली क्या क्या चीजें जो है वो करनी है। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं मुझे बताते जाओ बेटा, साथ साथ एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ। फुल ऑन एंजॉयमेंट। और पढ़ाई देखो क्या बढ़िया तरीके से हो रही है आप लोगों की। आ जाओ जरा चलते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। As explained in essay 200, objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with essay dash is obtained when the auditor has obtained sufficient audit evidence to reduce the audit risk. थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, बट क्या ऑब्टेन करता है ऑडिटर? एब्सोल्यूट, लिमिटेड, रीजनेबल और एब्सोल्यूट। चलिए बताइए। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कर पाएंगे? आंसर इज ऑडिटर ऑब्टेन्स रीजनेबल एश्योरेंस। कॉन्फिडेंस आ रहा है? जल्दी बोलिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? अभी तो एक ही टॉपिक पढ़ा है। आ जाओ, ऐसे ही सोचो हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। हम पढ़ेंगे टॉपिक पोस्टमार्टम तरीके से, चीर फाड़ मचा देंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, हम रट लेंगे उसको भाई साहब। कैसे? चतुर की तरह। The objective of the auditor is to obtain reasonable assurance that whether financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud and error, and thereby enabling the auditor to express an opinion that whether financial statements are prepared in all related respect as per applicable financial reporting framework, and then report and communicate. रट लेंगे समझने के बाद, और रटने के बाद समझने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो पोस्टमार्टम किया है, हमने जो रट्टा मारा है, क्या वो किसी काम का भी है? क्या वो किसी काम का भी है? क्वेश्चंस करके पता चलेगा बच्चों काम का है कि नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ क्वेश्चंस करके पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो काम का है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है बच्चों। मैं पूरी क्लास में बोल बोल के आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं, फिर पता क्या बोलूंगा? अरे घर जाके रीड कर लेना, ये वाला टॉपिक रीड कर लेना। और भाई तुम शायद क्लास में बहुत खुश होंगे, भाई क्या बात बताई मास्टर जी ने, लेकिन भाई साहब पेपर में पता क्या होगा? पेपर में अंदर से आ जाएगी बीप, क्या लिखूं मैं? आइए प्लीज। तो एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये हमने पढ़ लिया था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इन कंडक्टिंग एन ऑडिट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई बताओ? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आओ जी आओ, बताओ बेटा बताओ, क्या है इसमें से? रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मेरे हिसाब से आंसर इज सी, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन करनी होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट भी करना होता है। डन? लीजिए ये वाला क्वेश्चन देख के तो बच्चों आपको हंसी आ जाएगी। ये सच में आपको देख के हंसी आ जाएगी। पहले एक मीम चला देते हैं इसके लिए। ये का बवासीर बना दिया हो। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को पढ़ना ये मीम देखने के बाद। द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस स्वीट्स लिमिटेड वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। विच टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट आर मेंशन्ड बाय ऑडिटर? कौन सी मिसस्टेटमेंट बता? सिंपल, मटीरियल, इजी, कॉम्पोनेंट, बताना जरा।
इजी इजी। ओके, लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 15। पहले नागिन देख लो बच्चों, इसका नागिन, पहले इसका नागिन डांस देख लो। सैंपल एमसीक्यू, आईसीआई के दोबारा से एमसीक्यू आया, उसमें आया एमटीपी 2 मई 2019, एमटीपी 1 नवंबर 2019। अब जरा देखना बच्चों, ये जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। डैश रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन ACPD ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द ACPD रिक्वायर्ड फॉर द आइटम इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बताइए 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 बताइए, जल्दी बताओ। क्या कॉन्फिडेंस है आप लोगों का? क्या है, किस चीज की डेफिनेशन पूछ ली है आपसे? किस चीज की डेफिनेशन पूछ ली आपसे? मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछ ली बाबू। हमने कितने अच्छे से पढ़ा है व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। जो होना चाहिए था और जो हुआ, होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हुआ इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए था, क्या हुआ? ACPD, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। क्या बोलती पब्लिक? कॉन्फिडेंस, हाउ इज द जोश? सर ये आप ना अपने बनाए हुए आसान आसान क्वेश्चंस हमें दिखा रहे हो। हाँ, यही तो काम रह गया मेरे पास। ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं बेटा? ICAI के हैं। और मजे की बात, आपको एक बात बताऊं, हमने क्या किया है, हमने सारे जो भी MCQs हैं सबके अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है। आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं डालनी होगी, बट हमने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं। चलो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं। पहले बताइए, क्लास का फीडबैक मुझे देते जाइए जरा चैट बॉक्स में, और क्लास खत्म होने के बाद प्लीज़ एक बार जो है आप लोग हमें वहाँ पे भी फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है भाई थोड़ा सा खुश हो जाएं, देख लें, जान लें कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। बताओ, ज़रूर 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 क्लास का हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके क्लास की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए? आज की क्लास एक एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाई, कुछ नहीं, हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा है बच्चों आज। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको क्लैरिटी आई है पूरी पूरी? बोल दो। चलो जी, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा, सर आप इतनी धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाओगे। मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बताता हूँ, अपनी जो टेक्निक है ना पढ़ाने की, वो टेक्निक है बच्चों कैसी? वो टेक्निक है हमारी एरोप्लेन टेक्निक। आपने अगर कभी एरोप्लेन में सफर किया है तो एरोप्लेन ना अचानक से नहीं भाई साहब उड़ जाता, वो धीरे 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 पहले रनवे पे चलता है, फिर आप उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये उड़ेगा, इतने तेज में साइकिल चला लूं, लेकिन फिर अचानक से तो अभी आराम से प्यार से मुझे आपका बेस बनाने दीजिए। जिस दिन आपका बेस बन जाएगा, आप जब ये सारी सेंटेंसेस मेरी तरह बोलने लग जाएंगे, आप देखिएगा बच्चों क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। राइट? बोलो हाँ के ना? क्लैरिटी है सबको? अच्छा जी, अब हमारे पास आज और क्या है करने को? एक छोटा सा टॉपिक बच्चों आपको जल्दी से कवर कराता हूं, जरा साथ में जुड़िएगा। इधर देखिए, ये सारा टेक्स्ट मैं आपको रीड करा दूं एक बार। कोई जाएगा नहीं बेटा, रीड करे बिना जाओगे, याद रखना फेल हो जाओगे एग्जाम में। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आप लोगों को, आलसी बनोगे, फेल हो जाओगे एग्जाम में। पता है आप लोगों को कौन से बच्चे फेल होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ समझ के जाते हैं। कौन से बच्चे फेल होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जाते हैं। यानी कि आपने समझना भी और पढ़ना भी भाई दोनों करना है। रीडिंग नहीं करोगे, रॉ मटेरियल नहीं आएगा लिखने के लिए। तो साथ में जरा जुड़ जाइए। एवरीवन, रीजनेबल एश्योरेंस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। मिस स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर of a reported item and the amount classification presentation disclosure as required for that item in accordance with applicable financial reporting framework। अच्छा जी, देन इसके बाद मिस स्टेटमेंट बच्चों किन कारणों से हो सकती है? मिस स्टेटमेंट किन कारणों से हो सकती है? फ्रॉड से और एरर से। फ्रॉड और एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस होता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल का। फ्रॉड डील्स विद इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, बट एरर ऑन द अदर हैंड डील्स विद अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन? एग्जाम्पल्स क्या है मिस स्टेटमेंट के? सबसे पहला एग्जाम्पल, चार्जिंग ऑफ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू अ रेवेन्यू और वाइस वर्सा। कम ऑन। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड इट्स रिक्वायरमेंट इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंटिजेंट लाइबिलिटी कहां दिखानी होती है बेटा? आपको पता है ना? कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको कहां दिखानी होती है पता है ना? आपने वहां ना दिखा के कहीं और दिखा दी। डन? ओके, एक और एग्जाम्पल उठा देता हूं, ओवर स्टेटिंग और अंडरस्टेटिंग द इन्वेंट्रीज। अच्छा जी, अब हम एक मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब मानते हैं? मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द ओमिशंस आर कंसिडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट
could reasonably be expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of the financial statement. तो मिस स्टेटमेंट को मटेरियल तब मानते हैं जब वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है किसको, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए बात समझ आती है? कम ऑन, क्लियर है बात एवरीवन? आ जाओ जी। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक ले रहे हैं हम लोग 10 मिनट्स का, और 10 मिनट बाद हम लोग वापस मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, आप लोग वापस आएंगे, मुझे कमिटमेंट करके जाइए, जल्दी बताइए वापस आएंगे कि नहीं, या बस हो गया, थक गए, निकल गई सब हेकड़ी। शुरू करें 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, जल्दी बोलो। चलो जी चलो, ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट बाद वापस मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको मैं, क्योंकि आप लोग अगर ब्रेक में वापस आएंगे तो मैं आपको बोनस दूंगा। चलो, टाइमर 10 मिनट्स। 10 minutes counting down.
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, एवरीवन 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 एवरीवन, फास्ट फास्ट। आ गए हो तो चैट में यस लिख दो। आफ्टर द ब्रेक स्वागत है आप लोगों का फिर से, फोड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ जल्दी से। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। चलो जी, तो हम लोग बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपको पूरे जीवन जो है वो अपने ऑडिटिंग की लाइफ में याद रखना है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन, यानी ऑडिटर कितने प्रकार के जो है वो ओपिनियन देता है, ऑडिटर कितने प्रकार के जो है वो ओपिनियन देता है। आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, जरा साथ दीजिएगा बच्चों, जरा साथ दीजिएगा मेरे प्यारे 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 राज दुलारे बच्चों। इधर देखो बेटा, इधर देखो। याद है आपको ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, ओपिनियन देना, रिपोर्ट करना और कम्युनिकेट करना। RAORC, कम ऑन, RAORC, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन देना और रिपोर्ट और कम्युनिकेट करना। मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ ओपिनियन, कितने प्रकार के जो हैं वो ओपिनियन होते हैं ऑडिट में। और याद रखिए बच्चों, आपको शायद ये सारी बातें ICAI के चैप्टर 1 में नहीं मिलेंगी, आपको शायद ये सारी बातें ICAI के चैप्टर 1 में नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोग ये बेसिक्स में पढ़ के चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे कि ओपिनियन वर्ड कम से कम नहीं तो 1000 बार यूज होगा आपके स्टडी मैट के अंदर। तो हमें पहले से ही इस पे चाहिए क्लैरिटी। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ओपिनियन जो है हमारे पास हो सकते हैं मेजरली दो प्रकार के। एक होता है हमारे पास अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मेरे साथ साथ सर ये चार्ट हमें दे दो। हाँ बेटा दूंगा, चिंता मत करो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन को हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं, वो है क्लीन ओपिनियन। अब ये क्लीन ओपिनियन हम लोग कब देते हैं? इधर देखिए प्लीज, ये क्लीन ओपिनियन हम लोग कब देते हैं? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगा। और जब हमें पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? जब हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम कौन सा ओपिनियन देंगे? हम देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी क्लीन ओपिनियन। हम बोलेंगे वाह वाह भाई वाह 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 वाह, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की गारंटी देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारा ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारा ओपिनियन क्या कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की गारंटी देता है? आंसर इज नो, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा कौन सा ओपिनियन होता है बेटा? मॉडिफाइड ओपिनियन। अब ये मॉडिफाइड ओपिनियन क्या बला है? मॉडिफाइड ओपिनियन क्या बला है बेटा, जरा ध्यान सुनना। मॉडिफाइड ओपिनियन जो है हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के, और बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनिएगा। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए प्लीज, ध्यान से देखना। मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, एग्जाम में पास कराऊंगा, साथ रहना है बस आपने। मॉडिफाइड ओपिनियन बच्चों, मॉडिफाइड ओपिनियन में हमें देखनी है 2 बातें। क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है? क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो कैसी है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट कैसा है? क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट कैसा है? इधर देखिएगा ध्यान से। पहली बात, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इंपैक्ट, इफेक्ट, बहुत ध्यान से बच्चों कीवर्ड बोलने वाला हूं, कीवर्ड बोलने वाला हूं, ध्यान से जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट परवेजिव है, और उसका इफेक्ट परवेजिव है। सर ये परवेजिव क्या होता है? अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, पूरे शब्द पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराऊंगा, पूरे शब्द पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराऊंगा। ध्यान सुनिए, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इंपैक्ट परवेजिव है तो भाई साहब मैं अपना ओपिनियन दूंगा एडवर्स ओपिनियन। बोलिए कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। परवेजिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए बहुत छोटा सा मैं आपको परवेजिव का मतलब समझा देता हूं। याद करो, जब आप लोग क्लास 12th में थे, बस दाढ़ी मुझे थोड़ी बहुत आनी शुरू ही हुई थी, वो तुम्हें पसंद भी बहुत थी, और तभी तुम्हारी क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ नाम का एक सब्जेक्ट आया। बिजनेस स्टडीज़ नाम के सब्जेक्ट में आपके पास 2 बुक्स थी, CBSE की बात कर रहा हूँ। पहली बुक के अंदर बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, जिसके अंदर पहला फंक्शन आपको समझाया गया प्लानिंग, और प्लानिंग के फीचर्स समझाए गए, और प्लानिंग के फीचर में लिखा था प्लानिंग इज परवेजिव। और आपने पूछा अरे मैडम प्लानिंग क्या होता है? मैडम ने बोला प्लानिंग वो होता है जो हर जगह परवेजिव क्या होता है? परवेजिव वो होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है। बस परवेजिव का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। लेकिन ऑडिट में
परवेजिव वर्ड यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कम ऑन बोल दो। लीजिए, तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और वो परवेजिव है, यानी कि भाई साहब उसका इंपैक्ट ऐसा है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है। परवेजिव का मतलब क्या? जिस मटीरियल स्टेटमेंट का इंपैक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कौन सा ओपिनियन देंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे। यानी कि अब दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है। सबसे पहले आप लोग ये पता करेंगे क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर आप उसका इफेक्ट देखेंगे, क्या इसका इफेक्ट परवेजिव है। अगर परवेजिव है तो हम ओपिनियन कौन सा देंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे। एडवर्स ओपिनियन का मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, सारे ओपिनियन का। और मजे की बात बताऊं, अभी हम सिर्फ आपको इनसे मिलवा रहे हैं। पहला पहला प्यार है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट की चैप्टर में। बस अभी बेसिक आइडिया। इधर देखो बेटा, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसका इफेक्ट परवेजिव नहीं है, यानी वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं डालती, तो बेटा हम लोग देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन यानी कि अब आप बताओगे पूरी दाल खाली है या सिर्फ दाल में कुछ काला है? पूरी दाल काली है या सिर्फ दाल में कुछ काला है? इस केस में जल्दी से बताइए एवरीवन इन द चैट बॉक्स, पूरी दाल काली है या दाल में सिर्फ कुछ काला है? जल्दी बोलो ना भाई। दाल में कुछ काला है। अब मैं आपको बच्चों इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहले मुझे बताओ, मॉडिफाइड में प्लीज हम एक कैटेगरी बनाते हैं जहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखते हैं उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। परवेजिव है का मतलब क्या वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट डालती है या वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं डालती। अगर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालती है तो हम लोग कैसा ओपिनियन देते हैं? कम ऑन टेल मी। एडवर्स ओपिनियन देते हैं, राइट। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर इंपैक्ट डालती है तो एडवर्स ओपिनियन देते हैं, अदरवाइज हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। बात समझ आती है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, इधर देखिए बच्चों, प्लीज फोकस कीजिएगा। मिसस्टेटमेंट है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री मटीरियल मिसस्टेटमेंट है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और सिर्फ इन्वेंट्री जो है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं डाल रही है। इन्वेंट्री का अमाउंट मटीरियल है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पूरा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। बताइए कौन सा ओपिनियन देंगे आप? बताइए। मिसस्टेटमेंट है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इंपैक्ट नहीं जा रहा है। कौन सा ओपिनियन देना चाहते हैं? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी। बहुत बढ़िया। हम लोग देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। और यही बच्चों, अगर वो इन्वेंट्री आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करती हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट का साइज है 10 करोड़, इन्वेंट्री है 7 करोड़ और उसके अंदर गलती हो रखी है, क्या बोलती पब्लिक? अब हम क्या देने वाले हैं? एडवर्स ओपिनियन। हम लोग क्या देने वाले हैं? एडवर्स ओपिनियन। बात समझ आती है? कम ऑन। एक और एग्जांपल बच्चों, इधर देखो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है क्योंकि आपने अभी तक अपनी सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं किया। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट आपको पता है सब्सिडरी होती है तो हमें उसके अकाउंट्स अपने साथ मिला के जो अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम मटीरियली मिसस्टेटेड मान रहे हैं क्योंकि हमने सब्सिडरी को अभी तक कंसोलिडेट नहीं किया है। मुझे बताइए इसका इंपैक्ट आपको कैसा लग रहा है? जो आप बोलेंगे मैं मान जाऊंगा, परवेजिव और नॉन परवेजिव। इंपैक्ट आप बोलेंगे मैं मान जाऊंगा, परवेजिव नॉन परवेजिव। जल्दी बोलिए, पहले इंपैक्ट बताइए, परवेजिव नॉन परवेजिव। कम ऑन गाइज। इसका इंपैक्ट है बच्चों परवेजिव, और जब इंपैक्ट है परवेजिव तो ओपिनियन कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, वापस आ गए तुम लोग जोश में, शाबाश। ओपिनियन कौन सा आएगा? कम ऑन टेल मी। ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन आएगा। बोलो बेटा, कौन सा ओपिनियन आएगा? एडवर्स ओपिनियन आएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए फिर से बच्चों। मेरे पास
ओपिनियन मॉडिफाइड में कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला प्रकार जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर मैं उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जज करता हूं कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव है तो भाई साहब हम लोग एडवर्स ओपिनियन देंगे। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव नहीं है तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, आ जाओ। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चों? इधर देखो, आपको याद है एश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता है और एविडेंस ऑब्टेन करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता है और एविडेंस ऑब्टेन करता है। ऑडिट में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के हिसाब से चेक करता है और एविडेंस ऑब्टेन करता है। लेकिन अगर एविडेंस ही नहीं मिल रहे तो क्या होगा? सेकंड कैटेगरी, हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है बच्चों मॉडिफिकेशन की, वो कब आती है? व्हेन एविडेंस इज नॉट देयर, एविडेंस इज नॉट देयर, एविडेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड। एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि मेरे को ऐसे लिखना चाहिए व्हेन नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, व्हेन नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके आगे दो वर्ड लगा रहा हूं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप नहीं, क्या नहीं कर पा रहे हैं? व्हेन यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्या हो सकता है? हम फिर चेक करेंगे क्या इस एविडेंस ना ऑब्टेन करने का इंपैक्ट परवेजिव है या नॉट परवेजिव है, परवेजिव है या नॉट परवेजिव है। जरा ध्यान से बच्चों, जब एविडेंस ना ऑब्टेन कर पाने का इंपैक्ट परवेजिव होगा, जब एविडेंस ना ऑब्टेन कर पाने का इंपैक्ट परवेजिव होगा, तो बेटा हम कौन सा ओपिनियन देंगे? तो हम जो ओपिनियन देने वाले हैं हम उसे बोलते हैं डिस्क्लेमर। बोलिए क्या होगा, जल्दी बताइए। डिस्क्लेमर। मेरे साथ क्या होगा? डिस्क्लेमर, राइट। और जब इंपैक्ट परवेजिव नहीं होगा तो यहां पे भी हम लोग जो है वो क्या दे देते हैं? क्वालिफाइड। कि एक चीज को छोड़ के मैं बाकी सारे एविडेंस मिल रहे हैं, यानी दाल में कुछ काला है इसलिए क्वालिफाइड, राइट। और जब पूरी दाल ही काली है, हमें एविडेंस मिल ही नहीं रहा है और उसका इंपैक्ट परवेजिव है, तो बेटा हम कौन सा ओपिनियन दे देते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। डिस्क्लेमर दे देते हैं। बोलिए क्या दे देते हैं? डिस्क्लेमर। आइए मैं आप लोगों को इसके भी एग्जांपल्स दिखाता हूं और फिर आपको इंडिया की फेवरेट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ओपिनियन की लैंग्वेज होती है। क्वालिफाइड ओपिनियन आपको दिखाऊंगा एकदम फ्रेश। इधर देखो, द ऑडिटर वॉज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पहली लाइन लिखी है कि ऑडिटर एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। मुझे बताओ कहां जाओगे? मुझे बताओ इन दोनों गेट्स में से आप कहां जाओगे? 1 में या 2 में? 1 में या 2 में? ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, मुझे बताइए कहां जाएंगे? 1 में या 2 में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 2 में जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ओके ठीक है जी। ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसोसिएट्स, और सीधा बता रखा है आपको क्वेश्चन में कि इसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। ये ऑडिटर का खुद का जजमेंट है। ऑडिटर ने जजमेंट दी है कि भाई, ऑडिटर ने अपना थॉट लगाया और उसने देखा कि ठीक है, अभी हम लोगों ने एक फॉरेन एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करी थी, हम लोग उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। अब बताइए, अब आप 2A में जाएंगे या 2B में जाएंगे? आप बताइए ओपिनियन क्या देंगे? 2A या 2B? जल्दी बोलो, 2A या 2B? कम ऑन। हम लोग देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। दैट इज दुष्टो, सही आंसर दे लो नलायको। हाँ, 2B के अंदर जाएंगे ना बेटा, क्योंकि इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी बोलो, पक्का पक्का। आ जाओ इधर देखो बच्चों, इधर देखो, नेक्स्ट केस देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। लो भाई, फिर से वही बात, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। बताओ कौन सा गेट खोलूं, 1 या 2? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, बताओ कौन सा गेट खोलूं, 1 और 2? कम ऑन एवरीवन। स्नेहा, यशवर्धन, अहमद, तुषार, आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड गेट खोलूंगा। और अब आगे पढ़ के आता हूं क्या लिखा है। ऑडिटर जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट 90% ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट। आप एक जॉइंट वेंचर को लेके एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं और वो जॉइंट वेंचर एंटिटी के 90% एसेट रिप्रेजेंट करता है। 90% एसेट। इंपैक्ट कैसा लग रहा है? क्या दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है? बताओ, क्या दाल में कुछ काला है
या दाल ही पूरी काली है? आंसर इज दाल ही पूरी काली है, यानी कि इंपैक्ट है इसका परवेजिव। तो बेटा ओपिनियन जाएगा कौन सा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। डिस्क्लेमर। बोलिए कैसा ओपिनियन जाएगा? डिस्क्लेमर। ओके, बोलिए। क्या आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन समझ में आते हैं? क्या आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन समझ आते हैं? कम ऑन टेल मी। क्विकली एक बार और चार्ट बना दूं आप लोगों के लिए। यस सर, एक बार और चार्ट बना दीजिए, मजा आ रहा है। ये लो बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑडिटर कितने प्रकार के जो है वो ओपिनियन दे सकता है। ऑडिटर दे सकता है या तो क्लीन ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लीन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड में बच्चों हमें पता है कि भाई साहब कितनी घटनाएं घट सकती हैं। मॉडिफाइड में जो है वो घट सकती हैं कुल मिला के 4 घटनाएं। मेरे साथ साथ है ना, 4 घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं? सबसे पहले मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, एमएमएस है। अब एमएमएस होने के बाद जो है फिर 2 घटनाएं घट सकती हैं। कौन सी घटनाएं बेटा? अब उसका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं कि भाई परवेजिव है और नॉट परवेजिव है। अगर परवेजिव है बेटा, अगर परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन, अगर नॉट परवेजिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा, ऐसे ही बच्चों, प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट भी जो है यहाँ पे बन सकता है। थोड़ी जगह की कमी है बट कोई बात नहीं, खींच देंगे, टेंशन की बात नहीं है बच्चों, किसी ना किसी तरह बना ही देंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने के लायक नहीं है। तो हमारे पास 2 बातें हो सकती हैं, इसका इम्पैक्ट परवेजिव है या परवेजिव नहीं है। जब परवेजिव है तो बेटा हम लोग देते हैं डिस्क्लेमर। कम ऑन, क्या देते हैं जल्दी बताओ? डिस्क्लेमर। और जब परवेजिव नहीं है तो हम लोग देते हैं यहाँ पे भी क्वालिफाइड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, जल्दी बोलो। अब मेरी बात को सुनिए, मैं आपको क्वालिफाइड का एक बेसिक मतलब समझाऊं कि भाई इस चीज को छोड़ के बाकी सब चीजें ठीक है, इस चीज को छोड़ के बाकी सब चीजें ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बच्चों इंटरनेट की दुनिया में और आपको दिखाते हैं कुछ नया। अडानी, लो भाई लो, मैंने सर्च किया है अडानी एंटरप्राइज एनुअल रिपोर्ट। अडानी एंटरप्राइज की एनुअल रिपोर्ट सर्च कर रहा हूं, साथ में जरा देखिएगा एवरीवन, प्लीज 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 प्लीज। जानते हैं ना आप लोग अडानी को? ये लीजिए, मैं अडानी जी की वेबसाइट पे जाता हूं, मैं अडानी जी की वेबसाइट पे जाता हूं। और सीधा पीडीएफ दिखा रहे हो? अभी देखेंगे, पीडीएफ भी देखेंगे, तुम्हारी चिंता मत करो। तो आप किसी की भी वेबसाइट पे जाएं बच्चों, वहां से आप लोग जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इन्वेस्टर सेक्शन में आप लोग जाएंगे, ये देखिए ये इन्वेस्टर सेक्शन है, ये इन्वेस्टर डाउनलोड सेक्शन है। आप इन्वेस्टर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, जनरली आपको सारी कंपनी में यहीं पे जो है सब कुछ मिल जाएगा। आ जा भाई, इन्वेस्टर डाउनलोड। और यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, रिजल्ट्स एंड प्रेजेंटेशन हैं, अर्निंग कॉल्स हैं, और यहाँ पे आपको सब्सिडीज की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये रही हमारे काम की चीज़, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं कब की? फाइनेंशियल ईयर 23 की बच्चों। कुछ नहीं, बस 536 पेज की है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या है। मैं इसके अंदर सर्च करता हूं, ये लो भाई, मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया था। अब हम आ गए हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। जरा इधर देखिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखिए कौन सा ओपिनियन आया हुआ है, कौन सा ओपिनियन आया हुआ है जनता, कौन सा ओपिनियन आया है अडानी जी की रिपोर्ट पे? जरा मुझे चैट में बताइए, जल्दी से बताइए। क्वालिफाइड। इसका मतलब अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेजिव नहीं है, या फिर ऑडिटर को किसी बात के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, परवेजिव नहीं है उसका इंपैक्ट। या पक्का गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। क्या बोलती पब्लिक? और कौन सी गड़बड़ हमें पता है, परवेजिव नहीं है। आइए पढ़ते हैं, जरा पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा है। वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, which comprise of standalone balance sheet as at 31st March 2023, standalone statement of financial statement, standalone statement of cash flow, and standalone statement of change in equity for the year ended, and a summary of significant accounting policy, notes forming part of financial statement and other explanatory information. जरा देखिए, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except, ये देखिए, ये लैंग्वेज देखिए बच्चों, क्वालिफाइड ओपिनियन में हमेशा आपको एक्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। हमने क्वालिफाइड ओपिनियन का एक सेक्शन बनाया है, उसमें मैटर लिख दिया है, उसमें मैटर लिख दिया है, कम ऑन, उसमें मैटर लिख दिया है। उसको छोड़ के आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। क्या आपको क्वालिफाइड ओपिनियन समझ आता है?
कि उसको छोड़ के एक्सेप्ट दैट मैटर विच वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दैट क्लियर? बोलिए। और वो कहां लिखा है मैटर? वो यहां पे लिखा है, देखो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एज डिस्क्राइब्ड इन नोट 59, यानी नोट 59 में कुछ लिखा है भाई साहब, ऑफ द accompanying financial statement, management has represented to us that Adani Group has performed an internal assessment and obtained an independent assessment from a law firm. However, pending completion of proceeding before the Honorable Supreme Court and investigation by regulator, we are unable to comment. We are unable to comment. Evidence नहीं है भाई. We are unable to comment on the possible consequential effects thereof. Evidence नहीं है. Is that clear? Come on. क्वालिफाइड का मतलब समझ में आया? एक्सेप्ट. हाँ जी, एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट. क्या ये वर्ड याद रख सकते हैं? और ये कैसा वाला क्वालिफाइड लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है? जल्दी बताइए. यहां पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. इज दैट क्लियर? बोलिए. और बच्चों, अब आपको मैं एक इन्वेस्टिंग लेसन भी दे दूं. क्या कायदे से लोगों को ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन आया हुआ है? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटा आप लोगों को जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाता है. फंडामेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि भाई कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की नीयत कैसी है, कंपनी की प्रैक्टिसेस कैसी हैं. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं. हाँ जी, डन. बात समझ आती है यहां तक? जल्दी बोलिए. क्वालिफाइड का मतलब समझ में आ गया? पक्का? टाइप्स ऑफ ओपिनियन. कोई पूछ ले रहा चलते हुए कि भाई ऑडिटर किस किस प्रकार के ओपिनियन दे सकता है, क्या उसे समझा सकते हो? जल्दी बोलो. हाँ जी, कौन कौन से ओपिनियन? अब तो आ जाओ जल्दी से. क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन. क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन. क्लीन कब देगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मॉडिफाइड कब देगा? या तो मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. सॉरी, या तो मटेरियल स्टेटमेंट है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. मटेरियल स्टेटमेंट है, इंपैक्ट परवेसिव है, एडवर्स. इंपैक्ट नॉट परवेसिव है, क्वालिफाइड. डन. सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, इंपैक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर. और अदरवाइज क्या दे देंगे? क्वालिफाइड. डन. बात समझ आती है? मजा आ रहा है पढ़ने में? चीजें समझ में आ रही हैं, याद भी हो रही हैं? सारी बातों की बता दो जल्दी से. चलिए, आपको अडानी कंपनी के बारे में एक बात और बताऊं. अडानी एंटरप्राइज के जो ऑडिटर है ना, आप लोग, मजे की बात, आपको एक बहुत बड़ा तरीका बताता हूं. आर्टिकलशिप ढूंढनी हो तो भाई साहब इंडिया की टॉप 50 कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और उनकी एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट ढूंढ लीजिए. और ऑडिट रिपोर्ट पे बेटा साइन किसने करे होंगे? ऑडिट रिपोर्ट पे साइन होंगे ऑडिटर के. आपको पता चल जाएगा कि इनके ऑडिटर कौन है. अडानी कंपनी के, रिलायंस के, ITC के, TCS के, इन्फोसिस के, सब के ऑडिटर्स आपको जो है यहाँ से पता चल जाएंगे. और फिर आप लोग जो है उनको बोल सकते हैं हमारे आर्टिकलशिप लगवा दो. इन फॉर्म्स में फिर आप अप्लाई कर सकते हो. वैसे मैंने इसके ऊपर एक बहुत अमेजिंग वीडियो पहले से बना रखी है. हमारी एक सीरीज चलती है ऑडिट मसाला. उसके अंदर बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बहुत सारी बातें करते हैं. और स्किल 91 पे भी हम लोग जो है आपको प्रैक्टिकल ऑडिट सिखाते हैं. अगर आप सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं. चलिए, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े. आज का लास्ट टॉपिक शुरू करें. जल्दी बोलो. लास्ट टॉपिक शुरू करें आज का. कम ऑन, शो मी सम जोश. जल्दी बोलो दुष्टो. चलिए 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 आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों आज का आखिरी टॉपिक. और आज का आखिरी टॉपिक पता क्या है? मीनिंग ऑफ परवेजिव. मीनिंग ऑफ परवेजिव. इसका मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बच्चों ये है डेंजर जोन. ये डेंजर जोन क्यों है? ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें बच्चे छोड़ जाते हैं. टीचर कहते हैं अरे तुम खुद रीड कर लोगे, ये तुम तो चैंपियन हो. पता है क्यों? और आपको कहीं टीचर्स की शायद बुक में मिले भी ना. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि भाई साहब घर पे बेल बजी, दो भाई सोफे पे बैठे थे. घर पे बेल बजी, डिंग डोंग, दो भाई सोफे बैठे थे. एक ने बोला बेल बजी, तो दूसरे ने क्या बोला? खोल फिर. तो जो बोले वही कुंडी खोले. जो टॉपिक अपनी बुक में डालेगा उसे पढ़ाना भी पड़ेगा. ये आपके एग्जाम में बच्चों आ चुका है, 2 बार आ चुका है, बार बार आएगा. और बच्चे से छोड़ के जाते हैं और फिर आते हैं एग्जाम के बाद कहते हैं यार पेपर ना आउट ऑफ कोर्स था, आउट ऑफ सिलेबस था. आउट ऑफ सिलेबस नहीं बेटा, आउट ऑफ साइट होता है पेपर.
आ जाओ, बस 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 आखिरी टॉपिक है, साथ दोगे कि नहीं जल्दी बताओ, आखिरी टॉपिक है, कम ऑन यार, फ्लो बना हुआ है, जल्दी बोलो साथ दोगे कि नहीं, कम ऑन। प्रतीक वर्मा आ जाओ जी, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। तो हमारे पास बच्चों परवेजिव का मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिए। परवेजिव वर्ड हम ऑडिट में यूज क्यों करते हैं? हम लोग परवेजिव वर्ड ऑडिट में यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं परवेजिव वर्ड। आ जाओ, हाँ जी, परवेजिव वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? परवेजिव हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इफेक्ट बता पाए। किसका इफेक्ट बता पाए? मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन। एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट परवेजिव है या नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये जजमेंट क्या होती है? इधर देखो बेटा, ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस से जब आप डिसीजन लेते हैं उसे जजमेंट कहा जाता है। ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस से जब आप डिसीजन लेते हैं उसे जजमेंट कहा जाता है। प्रोफेशनल जजमेंट अलग से टॉपिक है, समझा दूंगा। अभी के लिए जरा मेरी बात सुनिए। पहली बात भाई साहब, हमारे पास परवेजिव का मतलब क्या है, मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये समझाने के लिए हम लोग परवेजिव वर्ड यूज करते हैं। कोई मिसस्टेटमेंट परवेजिव है नहीं, ये ऑडिटर अपनी जजमेंट से डिसाइड करता है, यानी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है। अब मुझे बताओ भाई, हर जजमेंट का कुछ बेसिस होता होगा कि नहीं? सिंपल सी बात बताऊं, आपने बचपन में सीखा है ना कि भाई कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है। तो कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे बनाती है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक ठीक लग रहा, 5 ले लो, ऐसे बनाती है? या फिर वो अपना ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज करती है और उसके बाद एक परसेंटेज निकालती है और उस परसेंटेज से अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है? आप बताइए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इज दैट क्लियर? बोल दो, है ना? आ जाओ। तो बेटा वैसे ही ऑडिटर अपनी जजमेंट भी जो लेता है वो भी भाई साहब कुछ फैक्टर्स को डिसाइड, वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेता है। फिर से बोलता हूं, सारे शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूं आपको। इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव है या नहीं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर। ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर। अब ऑडिटर की जजमेंट में क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं? हाँ जी, फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा ये डिसाइड करते समय कि एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव है या नहीं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा देखिए। जनरली स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट परवेजिव है अगर वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट तक नहीं रुकती। यानी एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट परवेजिव है अगर उसका इंपैक्ट बहुत सारे एलिमेंट्स पे आता है। एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट परवेजिव है अगर उसका इंपैक्ट बहुत सारे एलिमेंट्स पे आता है। ध्यान से सुनिएगा। एक मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी की इन्वेंट्री में गलती है, बस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में गलती है। क्या इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे एलिमेंट पे आ रहा है? क्या इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे एलिमेंट पे आ रहा है? आंसर इज नो। कम ऑन, बोल दो। तो ये बात आपको समझ आती है कि भाई हम लोग ये पता लगाते हैं कि भाई परवेजिव है या नहीं, हम लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जनरली स्पीकिंग परवेजिव मानते हैं जब वो एक एलिमेंट तक कन्फाइंड नहीं होता, लेकिन बच्चों अगर एक बस 10 मिनट और दे दो, अगर एक एलिमेंट पे भी कन्फाइंड हो तो भी वो परवेजिव हो सकता है अगर वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कवर कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब यही एग्जांपल देखो, सिर्फ इन्वेंट्री में गलती है लेकिन इन्वेंट्री रिप्रेजेंट 70% ऑफ द बैलेंस शीट। बताइए परवेजिव है कि नहीं है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। जैसे भी हमने बात करी थी कि भाई साहब आपने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया था, वही दिखाता हूँ। इधर देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो बच्चों, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है जॉइंट वेंचर की जो 90% रिप्रेजेंट करता है, तो भाई साहब ये तो परवेजिव है। फिर से सुनिए, जनरली स्पीकिंग परवेजिव हम तब बोलते हैं जब वो एक एलिमेंट पे कन्फाइंड ना हो, लेकिन एक एलिमेंट पे कन्फाइंड हो तो भी परवेजिव हो सकता है अगर वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर रहा हो। इज दैट क्लियर? कम ऑन, आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। बस आखिरी पॉइंट, डिस्क्लोजर्स। अगर मैं डिस्क्लोजर्स की बात करूं, डिस्क्लोजर्स कब परवेजिव माने जाएंगे? डिस्क्लोजर के ना देने के इंपैक्ट को हम परवेजिव तब मानते हैं जब वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल होता है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
डिस्क्लोजर के केस में गलती को हम लोग परवेजिव तब मानेंगे जब वो फंडामेंटल होता है डिस्क्लोजर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बताओ बच्चों, साथ देना जरा, अगर मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है तो भाई मुझे कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन चलती है अकाउंट्स में। लेकिन अगर मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो क्या मुझे इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए? क्या मुझे इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए? बताइए, मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, क्या मुझे इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए? येस और नो? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी बोलो। यस, देना चाहिए। और अगर मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो बताइए क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल था फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो बेटा मुझे बताओ क्या इसका इंपैक्ट आएगा ऑन द जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज यस। तो बेटा इस तरह के डिस्क्लोजर्स में अगर गलती होगी जो फंडामेंटल है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये परवेजिव माना जाएगा? हाँ या ना? क्या ये परवेजिव माना जाएगा? कम ऑन, यस और नो? एक कंपनी है वो बता ही नहीं रही है कि भैया हम डूबने वाले हैं। क्लैरिटी आ रही है बच्चों? अब देखो मैं आंसर आपको कैसे याद कराऊंगा, देखना जरा मैं आपको आंसर कैसे याद कराऊंगा, जरा साथ में जुड़िएगा बच्चों। परवेजिव का मीनिंग हम लोग पढ़ रहे थे एवरीवन, बस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट और लूंगा। इधर देखो बच्चों, परवेजिव इफेक्ट मिसस्टेटमेंट, परवेजिव हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन दी और टू एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव तब होती है जब ऑडिटर की जजमेंट में वो होती है। ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करता है? नॉट कन्फाइंड, अरे हट जा भाई, नॉट confined to single element, even confined but cover substantial proportion of financial statement। और तीसरी चीज डिस्क्लोजर्स कब परवेजिव माने जाएंगे? डिस्क्लोजर के केस में हम लोग परवेजिवनेस कैसे चेक करते हैं? जब वो फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस अब आप देखो बच्चों, आपको एग्जाम में ना ऐसे पढ़ना है। परवेजिव आप यहां से नहीं पढ़ेंगे, परवेजिव आप लोग बच्चों इस तरीके से, जैसे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो परवेजिव वर्ड क्यों यूज होता है? टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 1। दूसरी बात, परवेजिव वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव कब होती है? ये ऑडिटर अपनी जजमेंट से डिसाइड करेगा। अच्छा, ऑडिटर अपनी जजमेंट में किन 3 बातों का ध्यान रखेगा? नंबर 1, जनरली स्पीकिंग, इफ कन्फाइंड, नो परवेजिव, it should not be confined to a single item, but even if confined to a single item can be considered as pervasive if it covers substantial proportion of the financial statement। disclosures कब होते हैं pervasive? when they are fundamental for the user's understanding of the financial statements। याद भी हो रहा है कि नहीं? लिख पाओगे कि नहीं? मुझे बस ये बता दो, क्योंकि आपका और मेरा एंड गोल है कि भाई हमने जो है अच्छे से आंसर जो है वो लिख के आना है। बता दीजिए, कम ऑन गाइज, लिख पाओगे कि नहीं? मुझे बस इतना बता दो, बोलो, पक्का लिख पाओगे? अच्छा जी, तो अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि बच्चे काहे को फेल हो जाते हैं भाई। उन्हें परवेजिव समझ आ जाएगा लेकिन लिख नहीं पाएंगे, उन्हें परवेजिव समझ आ जाएगा लेकिन लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अब मुझे आप बताओ कि आप लिख के आ जाओगे? कि आप लिख के आ जाओगे बच्चों? मुझे प्रॉमिस कर दो, लिख के आ जाओगे? बोल दो हाँ के ना। चलिए जी, बस आज के लिए बच्चों इतनी ही बातें थी। अब मैं आपके कुछ डाउट्स वगैरह ले लेता हूं और आपसे बातचीत कर लेता हूं। आज आपने बहुत साथ दिया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग प्लीज़ क्लास वाली वीडियो के नीचे या हमारे चैट सपोर्ट को फीडबैक पहुंचा सकते हैं क्लासेस का, और उसके बाद जो है हम आपसे दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। सर सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? राधिका, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट, राइट? कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है बेटा। ओके अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप edu91.org पे जा सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन बैंक और बहुत सारी चीज़ें और मिलने वाली है बच्चों। जान लगा देंगे हम आपके लिए, ये पक्की बात है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इसी एनर्जी से मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, इसी एनर्जी से मैं GST पढ़ाता हूँ, इसी एनर्जी से मैं SM पढ़ाता हूँ और ऑडिट पढ़ाता हूँ। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों इसको। डन?
ये मैं आप लोगों के साथ अभी के अभी जो है शेयर कर रहा हूं। अब आपको मैंने कल एक फोल्डर का लिंक दिया था, उसी के अंदर ये सारे PDF नोट्स जो है वो आते जाएंगे। डन। चलिए जी, ओके, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जाते जाते आप लोगों को मोटिवेट कर दूं, मोटिवेशन बच्चों, CA के लिए बस एक बात बोलना चाहता हूं। आप एक बात नोटिस कीजिएगा, आपको पता है हम लोग जब बैच शुरू करते हैं ना, भर भर के बच्चे आते हैं भाई साहब, भर भर के, और धीरे धीरे वो बच्चे जो है वो कम होते जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, जो CA कोर्स है ना बच्चों, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ओ जल्दी भाग के जीत जाएंगे। आपको कंसिस्टेंटली चलते रहना पड़ेगा, और जब आप कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे लंबे समय के लिए, आप जीतेंगे। CA आपको पेशेंस सिखाएगा, CA आपको ये सिखाएगा कि भाई तू एक दिन पढ़ के पास नहीं हो सकता, तेरे को 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे ये कोशिश करते हैं कि मैं सिर्फ एक दिन पढ़ लूंगा या कोई शॉर्टकट बना लूंगा, पतली पतली कुंजियों से पढ़ लूंगा, सिर्फ और सिर्फ समझ के चला जाऊंगा, कीवर्ड्स देखूंगा ही नहीं, वहाँ जो मर्जी लिख के आ जाऊंगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाने लिख के आ जाऊंगा, बेटा मैं आपको बता दूं, उनको फिर अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं। राइट? तो प्लीज 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 आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग जो है कंसिस्टेंटली अपने एग्जाम्स तक मेहनत करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? यस, CA जो है भाई वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, याद रखिएगा। ओके, धीरे 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 आप अपना बड़ा पोर्टफोलियो बनाएंगे नॉलेज का, और उस नॉलेज को फिर जो है आप लोग अच्छे से एनकैश कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। डन? चलिए बच्चों, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। आप लोग सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो बच्चे YouTube पे जुड़े हुए हैं, हमारा Edu91 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप का Edu91 कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, और मैं बहुत सारी और चीज़ें रन करता हूँ छोटी छोटी सी, आप उनमें सब में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी? Edu91 का हमारे पास एक अलग से बना हुआ है ग्रुप, मैं आपको उसका भी लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ। आप लोग जो है इसको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, मैंने चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया है, ये लीजिए, और टेलीग्राम भी शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। आप हर जगह पे हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है। जय हिंद वंस अगेन। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय 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 बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो बेटा, छा जाओ दुनियादारी पे।